Okay, copolymers. What do you mean by copolymers? Answer. Sir, polymers are manufactured by reacting same type of reacting units or molecules or monomers. But when two or more types of reacting units or monomers are used to produce polymers, then these polymers are called copolymers or mixed polymers. कोपॉलीमर्स से आपका क्या मतलब होता है? सर, पॉलीमर्स जो होते हैं वो एक ही तरह की रिएक्टिंग यूनिट्स या मोनोमर्स या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, उनसे बनाए जाते हैं, एक ही टाइप के मोनोमर्स। जबकि दो या दो से अधिक टाइप के मोनोमर्स अगर मिला के कोई प्लास्टिक बनाई जाए तो वो उस पॉलीमर को हम कोपॉलीमर कहते हैं या मिक्स्ड पॉलीमर कहते हैं। ओके, as you know, our industry produces PVC pipes, wires and cables. Can you tell us processing steps, how we make pipes? Yes, sir. The first and foremost step is to select the proper grade of plastic resin, or what we call PVC resin, and take this resin to undergo its compounding unit. Compounding units means a unit where adding of ingredients is done to incorporate particular set of properties in a product or imparting colors, etc. Finally, this compound is fed into a machine, and name of the machine is extruder, where compound gets melted and mixed and fed into a die through a die head having an opening according the size of pipe required and cut according its required length after getting it cooled through a water tank or after air drying, and this process is continuous one. ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पीवीसी पाइप्स और पीवीसी केबल्स और पीवीसी वायर्स बनाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या स्टेप, हमारी इंडस्ट्री में क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम प्रॉपर ग्रेड जिससे पाइप बनाया जाता है वो प्लास्टिक रेजिन लेंगे, यानी वो प्लास्टिक रेजिन लेंगे, पीवीसी रेजिन लेंगे। हम इस प्लास्टिक पाइप को पीवीसी से बनाएंगे एंड टेक दिस रेजिन टू, और इस रेजिन को कंपाउंडिंग यूनिट में ले जाएंगे। कंपाउंडिंग यूनिट का मतलब होता है सर ऐसी यूनिट्स जहां हम उस रेजिन में यानी प्लास्टिक पाउडर में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं जैसी प्रॉपर्टीज हमें उस प्लास्टिक पाइप में चाहिए होती हैं, या कोई रंग वगैरह भी मिलाना हो तो रंग भी कंपाउंडिंग यूनिट में ही मिलाए जाते हैं। फाइनली दिस कंपाउंड इज फेड इनटू ए मशीन, और बाद में सर ये कंपाउंड एक मशीन में डाला जाता है जिसे हम एक्सट्रूडर कहते हैं। एक्सट्रूडर का फंक्शन ये होता है कि उसमें हम प्लास्टिक कंपाउंड को जो है पिघल जाता है वहाँ और प्रॉपरली मिक्स हो जाता है और एक डाई में डाई हेड के थ्रू चला जाता है, और बाद उसके बाहर वो पाइप की शेप में निकल के आता है, जिसे हम वाटर टैंक्स में या एयर ड्राइंग करके उन पाइप्स को कूल कर लेते हैं और रिक्वायर्ड लेंथ के हिसाब से उसे काटते जाते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। इस तरीके से आपके यहाँ पीवीसी पाइप बनता होगा। Yes, I agree, Mr. Murthy. We place a big order for resin to the companies. What is this compounding unit you are talking about? Sir, basic raw materials to produce plastic items are number 1 resin and number 2 is compound. Compound can be fed directly into the machine and finished product is what we get. But resin is a pure polymer needed to be further processed with the addition of certain ingredients, without which it is not possible to process most of the resins. हाँ ठीक है मिस्टर मूर्ति, हम एग्री करते हैं, हम रेजिन का ऑर्डर प्लेस करते हैं कुछ कंपनियों को, लेकिन आपने यहाँ कंपाउंडिंग के बारे में जिक्र किया है, कंपाउंडिंग यूनिट वो क्या होती है? सर बेसिक रॉ मटेरियल्स जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज होते हैं
उन्हें या तो हम रेजिन कहते हैं या हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड और रेजिन में ये फर्क है कि कंपाउंड को जो हम सीधा मशीन में फीड कर सकते हैं और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो बनता चला जाता है, जबकि रेजिन को मशीन में प्रोसेस करना या चलाना बहुत मुश्किल होता है। रेजिन को हमें फर्दर कंपाउंड बनाना पड़ता है, तभी रेजिन का हम यूज किसी प्लास्टिक मटेरियल को बनाने में कर सकते हैं। यस मिस्टर मूर्ति, वी आर हैविंग कंपाउंडिंग यूनिट इन आवर फैक्ट्री, बट स्टिल वी डोंट यूज any term like compound. We simply say it resin. Answer: Sir, in industries, most of the people use term resin. Only a few are there who are found using the term compound. But sir, resin is pure form of plastic, and to make it processable, we need it to be compounded. So the difference of resin and compound should be well understood. हाँ मिस्टर मूर्ति, हमारे यूनिट में भी कंपाउंडिंग यूनिट है, हमारी फैक्ट्री में भी कंपाउंडिंग यूनिट है, लेकिन हम ऐसा कोई टर्म कंपाउंड तो हम यूज नहीं करते, हम तो उसे रेजिन कहते हैं। सर, बहुत रेजिन ऐसा वर्ड है जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कंपाउंड को भी लोग रेजिन बोलते हैं। कुछ लोग हैं जो उस टर्म को अच्छी की टेक्निकलिटी समझते हैं और उसे कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि सर रेजिन जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ प्लास्टिक होती है, जिसे प्रोसेसेबल बनाने के लिए हमें इसको कंपाउंड करना बहुत जरूरी होता है। प्योर फॉर्म ऑफ प्लास्टिक प्रोसेस नहीं हो पाती और बहुत डिफिकल्ट होती है प्रोसेस करने में, इसलिए रेजिन और कंपाउंड का इस डिफरेंस तो समझना ही चाहिए। वेल मिस्टर राममूर्ति, कैन यू नेम द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन रेजिन कंपाउंडिंग विद देयर यूटिलिटी? यस सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज प्लास्टिसाइजर. Its function is to facilitate or make easy the processing of the resin, and it also improves certain properties of the finished product to be made. And the second ingredient is stabilizer. It is used to improve the service performance of the product. It also protects the product from any kind of degradation like thermal degradation or ultraviolet degradation. It also acts as antioxidant. So the stabilizer improves the, you may say, improves the aging property. The third ingredient is filler, and fillers are the substance that are used to lower down the cost of the product. It also increases the volume of the product, or it imparts certain properties in product like electrical insulation property, etc. So many other ingredients may be required depending upon the properties required in the product you manufacture. Certain examples are softeners, extenders, colorants, antioxidant, anti-ozonants, blowing agents, deodorants, flame retardants, abrasives, lubricants, impact modifiers, smoke suppressants, etc. etc. Sir, need not say that compounding unit is a must and most important unit in a plastic industry. ठीक है मिस्टर राममूर्ति, क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंडिंग जिनसे की जाती है और उनकी यूटिलिटी क्या है? सर, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट प्लास्टिसाइजर होता है। प्लास्टिसाइजर ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स को कहते हैं जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में प्लास्टिक की प्रोसेसिंग को इजी बना देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ द रेजिन एंड और कुछ जो है प्लास्टिसाइजर कुछ प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टीज को भी इंप्रूव कर देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सर स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का मतलब है जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो ज्यादा दिन तक चले, यानी उसकी सर्विस परफॉर्मेंस अच्छी हो और उसकी प्रोटेक्शन थर्मल इंसुलेशन, थर्मल डिग्रेडेशन से, अल्ट्रावायलेट डिग्रेडेशन से,
किसी भी टाइप के डिग्रेडेशन से उसकी सेफ्टी हो उस आइटम की। एंड इस तरीके से एक तरह से ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड इंग्रेडिएंट है फिलर। फिलर क्या होते हैं? फिलर वो मटेरियल्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करते हैं। कॉस्ट कंप्रोमाइज करने के लिए हमें फिलर्स का यूज होता है। ये फिलर्स भी दो तरीके के होते हैं। कुछ फिलर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी इंप्रूव भी कर देते हैं किसी प्लास्टिक प्रोडक्ट की, लाइक इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज बढ़ाई जा सकती हैं फिलर यूज करके, या कभी कभी उसका किसी प्रोडक्ट का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भी फिलर को यूज किया जा सकता है। सो मेन इंग्रेडिएंट्स और दूसरे कुछ इंग्रेडिएंट्स जिनके नाम मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ और डिटेल्स में भी बताया जा सकता है, उनके नाम है सॉफ्टनर्स, एक्सटेंडर्स, कलरेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीओजोनेंट्स, ग्लोइंग एजेंट्स, डीओड्रेंट्स, फ्लेम रिटार्डेंट्स, एब्रेसिव्स, लुब्रिकेंट्स, इम्पैक्ट मॉडिफायर्स, स्मोक सप्रेसेंट्स, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये कहने की हमें जरूरत नहीं है सर कि हर फैक्ट्री में एक कंपाउंडिंग यूनिट होना बहुत जरूरी होता है, और कंपाउंडिंग यूनिट ही सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट किसी भी फैक्ट्री के लिए होती है। कैन यू नेम एटलीस्ट 2 मटेरियल्स used as compounding ingredient in plastic industries? Answer for this is certain phthalates and phosphates acts as plasticizer. For example, DOP. The full form is dioctyl phthalate and TCP, tricrysyl phosphate. And second ingredient is stabilizers. Stabilizers are mostly phenols and amines. For example, cresols, phenyl naphthyl amines. And next one is fillers. Fillers used in plastic industry are zinc oxide, carbon black, and calcium carbonate and aluminum silicate. These are two types of fillers. One is reinforcing fillers and others are inert fillers. Reinforcing fillers incorporate some properties also in a polymer compound, and inert fillers just increase the volume. They don't increase any property. They don't enhance any property in plastic compound. Next ingredients are antioxidants. Most of the phosphites and thioesters act as antioxidants. And next compounding agents are blowing agents. Blowing agents are most azo compounds and carbonates. Azo compounds and carbonates are mostly those compounds which generate or which produce nitrogen gas, and these are azodicarbonamide and sodium bicarbonate. Next compounding ingredients are antistatics. Antistatics are the compounds which are used to reduce the static charges developed on plastics, and these are mostly non-ionic metals such as ethoxylated glycerol. And next ingredient, compounding ingredients, biocides. Biocides are the compounds generally used as the anti-infectants or anti-fungus compounds, and these are mostly organosulfurs and mercaptans. And other compounding ingredients are colorants. Colorants are the compounds that incorporate the colors into the plastic compound. These are available mostly in the form of pigments, dyes, color concentrates, liquid colors, etc. And the colors which are incorporated in a polymer compound, by titanium dioxide, white color is incorporated. Iron oxide, yellow or red color is incorporated. Chromium oxide, green color is incorporated. And lead chromate, it also gives red, black and yellow color. And cadmium, selenium and mercury compounds,
They incorporate yellow and orange colors and ultramarine. This incorporate blue color in the polymer compound. So many compound ingredients are available in plastic industries, but the use depends, or their use depends upon the property that is required in a final product. These are the ones, means these compounds, these compounding ingredients are the ones they are always searched for in the plastic industry. Hindi students, answer is almost the same आंसर है. यही हमें इन्हीं केमिकल्स के नाम लेने हैं जो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, तो मुझे दोबारा इसके नाम लेने की जरूरत नहीं है. ओके मिस्टर राममूर्ति, in which form plastic raw materials are available? Sir, plastic raw materials, that is resins or compounds, are available in the form of dry blends. Powder form is known as dry blends. Pellets, flakes, granules and chips. हिंदी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन 26 और 27 में आंसर्स जो देने हैं वो इन्हीं मटेरियल्स के नाम देने हैं जो इंग्लिश में दिए हुए हैं. तो हिंदी में दोबारा यही नाम पढ़ना ठीक नहीं है. तो और जो है आप उम्मीद है इसे अच्छी तरीके से खुद अपनी तरफ से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं. मिस्टर राममूर्ति, I heard you saying a compounding ingredient as fire retardant. I would like to know the name of one. Can it make a product fireproof? Answer: not exactly, sir. In practice, fire retardants are found to show some resistance against fire compared to other materials. Sir, you might have seen the famous ad on TV related to the product you made, which reads, "Wire that don't catch fire." Sir, phosphates, tricrysyl phosphate is one which acts as fire retarding agent as well as a plasticizer too, and certain other metal oxides like antimony trioxides are also in use for this purpose. मिस्टर राममूर्ति, मैंने अभी सुना कि आपने एक कंपाउंडिंग इंग्रेडिएंट के बारे में बताया था कि फायर रिटार्डेंट भी कुछ कंपाउंडिंग इंग्रेडिएंट होते हैं. तो मैं ऐसे फायर रिटार्डेंट का नाम सुनना चाहता हूं. क्या ये इंग्रेडिएंट किसी प्रोडक्ट को फायर प्रूफ बना सकते हैं? आंसर: नहीं एग्जैक्टली सर. इन प्रैक्टिस फायर रिटार्डेंट्स जो है सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो फायर के लिए ऑफ कोर्स रेसिस्टेंस पैदा करते हैं. फायर इतना जल्दी किसी प्रोडक्ट में नहीं लगेगी और दिस इज वैलिड फॉर लाइट फायर. हैवी फायर में तो सर कुछ भी हो वो जल जाता है. सर आपने वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उससे रिलेटेड आपने एक फेमस एड भी टीवी में देखा होगा जो ये कहता है कि वायर दैट डोंट कैच फायर. तो आप भी तो वायर बनाते हैं, तो इस टाइप के मटेरियल्स आप भी यूज करते होंगे जो फायर रिटार्डेंट होंगे. वैसे सर मैं आपको जो नाम यहाँ बताना चाहता हूँ कि कुछ फॉस्फेट्स जैसे ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट, ये ऐसा इंग्रेडिएंट है जो फायर रिटार्डेंट है. और दूसरी खासियत इसकी ये है कि ये प्लास्टिसाइजर का भी काम करता है और प्लास्टिक प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टियां बढ़ा देता है. और उसके अलावा कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं सर जो फायर रिटार्डिंग का काम करती हैं, जैसे एंटीमनी ट्राइऑक्साइड. ये भी इस पर्पज के लिए काम में लाई जाती हैं जो फायर रेसिस्टेंस को बढ़ा देती.